Welcome back, friend, and good morning to all of you. In this session, we will going for our next question, that is the law of supply. And in the previous lecture, we already completed the determinants of the supply, that is the factor affecting to supply. And in the previous lecture, we already given to you the homework, and that is the learning from chapter number 3, that is the demand. And in this the third chapter, that is the question, that is the demand function, and the next question, that is the law of demand. तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको ये दो क्वेश्चन रीडिंग करने के लिए बोला था फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, बिकॉज इन दिस चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 4, सप्लाई, एंड द क्वेश्चन दैट इज द सप्लाई फंक्शन एंड लॉ ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में थे, दैट इज़ द डिमांड फंक्शन, तो यहाँ पे सप्लाई फंक्शन है. एंड इन चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई. तो जो दोनों क्वेश्चन थे वो एक दूसरे के साथ रिलेट्स हो रहे, इसीलिए मैंने आपको पहले होमवर्क दिया था कि जो सप्लाई फंक्शन है एंड डिमांड फंक्शन हो तो आपको दोनों रीड करने ही थे. लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा हूँ, दैट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई. एंड प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 39 ऑन योर टेक्स्ट बुक्स, दैट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, और मैं आपको एक ब्लैंक पेज के अंदर पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर. और हमें ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 को याद कर रहे हैं, दैट इज़ द डिमांड, और वहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड था वो भी आप याद कर सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने जो भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे डिमांड को, तो वहाँ पे हमने अलग अलग दो टाइप्स के फैक्टर को डिवाइड कर दिए थे टू पार्ट के अंदर. उसमें एक था प्राइस, एंड सेकंड दैट इज़ द अदर देन प्राइस, यानी कि OTP मैंने आपको नाम बताया था. यहाँ पे आपको OTP कहीं पे यूज़ नहीं करना है एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अदर देन प्राइस. आपको फुल ही लिखना है अदर देन प्राइस, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या था कि जो प्राइस थी वो वेरिएबल थी, लेकिन जो अदर देन प्राइस के जितने भी फैक्टर हो सब कांस्टेंट फिक्स थे, कि वहाँ पे कोई चेंज नहीं था. और प्राइस की जो इफेक्ट थी वो कहाँ पे हो रही थी, डिमांड के ऊपर. तो वहाँ पे हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा था कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, अदर देन प्राइस फैक्टर जितने भी कांस्टेंट थे, तो प्राइस में तो डिमांड के ऊपर जो इफेक्ट आ रही थी वो क्या हो रहा था, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन. एंड अगर समझो कि प्राइस जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, एंड बाकी के जो फैक्टर है वो रिमेंस कांस्टेंट, तो डिमांड के ऊपर उनकी जो इफेक्ट होगी, दैट इज़ द एक्सपांशन इन डिमांड, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर देख लिया था. लेकिन आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि बोल सकते हैं कि कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट जिसका है, दैट इज़ द OTP, कि आपको OTP को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है. यानी कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस में चेंज हो सकता है, बट अदर देन प्राइस के जो फैक्टर, दैट इज़ द कांस्टेंट. उसी तरह हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई. तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी हमें इतना ही याद रखना है कि दो पार्ट के अंदर फैक्टर जा रहे हैं, दैट इज़ द प्राइस, एंड दूसरा है OTP, अदर देन प्राइस. और प्राइस का जो फैक्टर होगा वो होगा वेरिएबल, यानी कि वहाँ पे चेंज हो सकता है. लेकिन अदर देन प्राइस के जो भी फैक्टर है, दैट इज़ द कॉन्स्टेंट, यानी कि वहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं. और उनकी इफेक्ट कहाँ पे होगी, सप्लाई के ऊपर. यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज अदर देन प्राइस के फैक्टर कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि सप्लाई इज ऑल्सो एक्सपांड, बिकॉज द सप्लाई एंड प्राइस, द रिलेशनशिप इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि दोनों का डायरेक्शन एक ही है, कि एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं. प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज, यानी कि एक्सपांड होगा. अगर प्राइस समझो कि डिक्रीज, तो हम सप्लाई बोल सकते हैं कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है. तो ये बात हुई लॉ ऑफ सप्लाई की. अब हम यहाँ पे आपकी हमारी जो बुक्स है वहाँ उसमें से कुछ समझने की ट्राई करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में. वी अंडरस्टूड दैट डिमांड इज ऑलवेज स्टेटेड एज अ पर्टिकुलर प्राइस. सप्लाई इज ऑल्सो स्टेटेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस व्हेन ऑल अदर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट. तो मैंने आपको बताया कि जितने भी फैक्टर है अदर देन प्राइस, वो हमें कांस्टेंट अज्यूम करने की, वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं. एज अ प्राइस इंक्रीजेज, यानी कि प्राइस क्या होगी, इंक्रीज, तो सप्लाई एक्सपांडेड. एज अ प्राइस डिक्रीज, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मैंने अभी आपको जो बताया वो ब्लैंक स्क्रीन के अंदर वही है यहाँ पे, कि अदर देन प्राइस के जो भी फैक्टर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, एंड प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, दैट इज द प्राइस अगर इंक्रीज, तो सप्लाई हम बोल सकते हैं कि एक्सपांड, एंड अगर प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई
कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकती हैं, यानी कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के डायरेक्शन के ऊपर से। Thus, there is a positive relationship between price and supply, and this relationship is called law of supply. तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे हो हमने समझ लिया। एंड लेट अस अंडरस्टैंड द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे कुछ अजम भी करना पड़ेगा, अजम्पशन भी लगाना पड़ेगा कि जो भी अदर देन प्राइस के फैक्टर थे वो रिमेंस कांस्टेंट हमें रखने हैं, और यही हमारा यहाँ पे अजम्पशन रहेगा। लॉ ऑफ सप्लाई रेस्ट ऑन अ सर्टेन अजम्पशन। There are several factors affecting supply of good at a particular point of time besides price. However, the law of supply assumes the effect of all factors other than price as a constant on the supply at the given point of time. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे जितने भी फैक्टर है, ऑल फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस, अदर देन प्राइस यानी कि एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस के सिवा के जितने फैक्टर है, आपको पता है कि मेनली टू, दैट इज़ द प्राइस एंड अदर देन प्राइस। तो जो प्राइस का फैक्टर है उनको हम साइड में करके बाकी के जितने अदर देन प्राइस के फैक्टर है वो सब क्या यहाँ पे हो गए, कॉन्स्टेंट। एक्चुअली सम ऑफ अदर फैक्टर कैन हैव मोर एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई देन प्राइस। यानी कि यहाँ पे क्या फ्रेंड क्या बोल रहे हैं कि जो भी अदर फैक्टर है तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सर्टिंग होगा इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई देन प्राइस। यानी कि प्राइस का जो फैक्टर है उससे भी और भी ज़्यादा फैक्टर है कि जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी वो फैक्टर भले ही ज़्यादा अफेक्ट करे प्राइस को, सॉरी सप्लाई को, तो भी उनको हम क्या यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि वो सब फैक्टर है, सब जो भी डिटर्मिनेंट्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। एंड सम इम्पोर्टेंट अजम्पशन लॉ ऑफ सप्लाई आर। तो यहाँ पे हम जो भी अजम्पशन करने वाले हैं लॉ के अंदर उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर, देखो प्राइस हम पूछ रहे हैं लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ रहे थे उनके अंदर अदर देन प्राइस के अंदर पहला ही हमारा जो फैक्टर था दैट इज़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी प्राइस होगी वो सब क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। देर इज़ अ नो चेंज इन प्रिविलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी रिमेन्स कांस्टेंट यानी कि नो चेंज, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं है। द थर्ड वन दैट इज़ द लेवल ऑफ कंपटीशन रिमेन्स द सेम। यानी कि कंपटीशन जो मार्केट में हो रही है वो भी सेम। इन अदर वर्ड नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट रिमेन्स द सेम। तो आपको पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन फ्रेंड यानी कि अगर समझो कि हम बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई एक ही सेलर है कोई प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द मोनोपोली। लेकिन हम बात कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा सेलर हो गए तो वहाँ पे कंपटीशन होगी। तो यहाँ पे हमें ऐसा अज्यूम करना है कि जो पहले जितने सेलर थे उतने ही नंबर में अभी भी सेलर है, यानी कि नो चेंज इन सेलर्स। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस आर इग्नोर एंड हेल्ड कांस्टेंट। यानी कि फ्रेंड अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे अबाउट दी फ्यूचर प्राइस, तो अगर फ्यूचर में प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी सप्लाई जो है करंट में क्या हो जाती थी, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे हमें अज्यूम करना है कि फ्यूचर जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहने वाले है। एंड अदर फैक्टर लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी या तो जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, नेचुरल फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता दूँ कि शॉर्ट में आपको याद रखना है तो प्राइस इज़ अ वेरिएबल बट अदर देन प्राइस ऑल द फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि एक ही फैक्टर जो है वो चेंज हो सकता है, दैट इज़ द प्राइस। और प्राइस के सिवा जितने भी फैक्टर है वो हमें कांस्टेंट ही समझना है कि वहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे हमने जो लॉ ऑफ सप्लाई था उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया फ्रेंड। और मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। प्लीज़ रीड द लॉ ऑफ सप्लाई एंड अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। प्लीज़ कैरी ऑन।
Okay, friend, welcome back. I think you completed the law of supply and assumption of law of supply. That is the there are four other factors that is the remain constant. Now the next that is the schedule diagram and explanation of supply. यानी कि जो हमने मार्केट के डिमांड के अंदर जो भी एक शेड्यूल देखा था डायग्राम, वही यहाँ पे हम समझने की ट्राई करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि सप्लाई एंड डिमांड जो चैप्टर है वो दोनों में ज़्यादातर कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो रिलेशनशिप हो रहा है प्राइस के साथ वो दोनों में उल्टा है। यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बट इन द इन द प्राइस एंड डिमांड नेगेटिव एंड सप्लाई विद द सप्लाई देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप। हमें याद रखना है कि फिर से मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बता रहा हूँ कि अगर डिमांड के साथ जो रिलेशनशिप है प्राइस का वो है इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप, एंड जो सप्लाई के साथ रिलेशनशिप है दैट इज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप। याद रखना है कि अगर समझो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डिक्रीज। यानी कि आप दोनों का डायरेक्शन देख सकते हो, अगर प्राइस डिक्रीज तो डिमांड एक्सपांड हो सकती है। एंड सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इज ऑल्सो एक्सपांड, एंड अगर प्राइस डिक्रीज देन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड डिमांड में था नेगेटिव रिलेशनशिप। अब यहाँ पे जो शेड्यूल डायग्राम की हम बात करें, एंड आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 39 के ऊपर एक पूरा पॉइंट है, क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो प्लीज़ कम ऑन पेज फ्रेंड, पेज नंबर 39, और वहाँ पे लास्ट में एक ही लाइन लिखी है, लेकिन नेक्स्ट पेज दैट इज द पेज नंबर 40। अ शेड्यूल शोइंग अ सेलर्स विलिंगनेस टू सेल अ गुड एट अ वेरियस प्राइजेस इज कॉल्ड द सप्लाई शेड्यूल। यानी कि आप पहले अंडरलाइन कर दीजिए कि शेड्यूल शोइंग, शेड्यूल क्या शो कर रहा है, अ सेलर्स विलिंगनेस टू सेल अ गुड एट अ वेरियस प्राइजेस। यानी कि अलग अलग प्राइजेस पे जो विलिंगनेस है यहाँ पे सेलर की अपने प्रोडक्ट को सेल करने की, उस शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द सप्लाई शेड्यूल। और वैसा ही कुछ हमने डिमांड शेड्यूल के अंदर लर्न किया हुआ था। द फॉलोइंग टेबल शोज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल शोइंग द विलिंगनेस ऑफ अ सेलर टू सेल सप्लाई एट अ डिफरेंट प्राइजेस। यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर, आप नीचे देख रहे हो, प्राइस दी हुई है, एप्पल्स की प्राइस है पर केजी, एंड सामने सप्लाई भी एप्पल्स की हम बात कर रहे थे। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, रियलिटी में नहीं ये एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, यानी कि आपको पता ही है कि एक एग्जाम्पल ही है सिर्फ। उस एग्जाम्पल एंड ग्राफ के बारे में हम पहले बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो प्राइस है एप्पल्स की पर केजी एंड सप्लाई केजी में ही दिया हुआ है कि जब प्राइस है 50 रुपीज़ तब सप्लाई 200 केजी का है, एंड प्राइस इंक्रीज होकर हो रही है लास्ट में 90 रुपीज़ तक। एंड उसी टाइम जो सप्लाई की हम बात करें तो 1000 केजी का सप्लाई। यानी कि सप्लाई आप देख रहे हो कि जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होता है, एक्सपांड हो रहा है। तो उनके सामने आप ग्राफ के अंदर भी देख रहे हो कि जो सप्लाई का कर्व हमें मिल रहा है दैट इज़ द अपवर्ड स्लोप। आप देख रहे हो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप, यानी कि इस तरह होगा स्लोप। और हमने डिमांड कर्व के अंदर देखा था क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे सप्लाई के अंदर, इसीलिए यहाँ पे जो कर्व आपको मिलेगा वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोप में ही होगा। और अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होता तो वहाँ पे आपको कर्व मिलता हो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप, जो हमने डिमांड कर्व के अंदर देखा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब प्राइस 50 रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पे, और उसी टाइम जो सप्लाई है वो 200, तो दोनों का जो यहाँ पे पॉइंट हुआ दैट इज़ द ए। एंड नेक्स्ट दैट इज़ द प्राइस इज इंक्रीज टू 60 रुपीज़, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 60 और यहाँ पे 400। उसी तरह 70 600 80 800, एंड जब प्राइस हो रही है 90 रुपीज़ फाइनली, तो उसी टाइम जो सप्लाई हमारा है दैट इज़ द 1000 केजी का है। और यहाँ पे जो हम पॉइंट दे रहे हैं दैट इज़ द ए बी सी डी एंड ई, और वहाँ पे जो एक कर्व बन रहा है दैट इज़ द सप्लाई कर्व एस एस। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया अबाउट द डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। और अब मैं ज़्यादातर आपको नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, वो तो आपको पता है कि जो प्राइस होगी वो ऑलवेज वाई एक्सिस के ऊपर होगी, और जो सप्लाई है या तो हम बोल सकते हैं कि जो डिमांड होगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के ऊपर ही एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बुक्स के अंदर पेज नंबर 40 के ऊपर जो ग्राफ दिया उनके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहाँ पे आप ध्यान दीजिए ताकि आप इजीली समझ पाओ। इन द अबव डायग्राम
और डायग्राम के नीचे जो पैराग्राफ दिया है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। इन द अबो डायग्राम प्राइस ऑफ एप्पल्स रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, प्राइस जो है वाई एक्सिस के ऊपर है और सप्लाई जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ अबो टेबल्स गिव्स द पॉइंट ए बी सी डी ई, यानी कि यहाँ की हम बात कर रहे हैं ए बी सी डी ई, विच शोज द वेरियस प्राइस सप्लाई कॉम्बिनेशन व्हेन प्राइस इज ₹50, supply is at 200 kgs, and when the price rises to 60, the supply extend to 400 kg, and when the price rises still further to ₹70, the supply extend to 600 kg, and so on. The curve SS, यानी कि supply curve, the curve SS is called the supply curve and it has a positive slope. तो फ्रेंड आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहाँ पे डिमांड या तो सप्लाई के बारे में, कि सप्लाई में जो कर्व आता है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, वो कर्व का स्लोप क्या होगा, तो हमें याद रखना है कि पॉजिटिव स्लोप, एंड जो डिमांड के अंदर जो कर्व होगा वो हमें याद रखना है कि नेगेटिव स्लोप। तो आपको यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना एक रट्टा मार देना है कि सप्लाई के अंदर जो कर्व होगा वो पॉजिटिव होगा एंड जो डिमांड के अंदर होगा वो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और डिमांड की बात करें तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप है दैट इज़ द नेगेटिव, इसीलिए डिमांड के अंदर जो कर्व हमें मिलेगा वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव कर्व हमें मिलेगा सप्लाई में। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, तो उनके दो अलग अलग रीज़न है, रिलेशनशिप है। हम यहाँ पे पहले रिलेशनशिप को समझने की ट्राई करेंगे कि जो दो रीज़न है रिलेशनशिप है उसमें जो फर्स्ट वन दैट इज़ अ सेलर्स परस्यूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि फ्रेंड कोई भी सेलर हो उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। एंड व्हेन प्राइस राइजेस दे सी द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, यानी कि अगर उनका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज कब हो सकता है कि जब प्राइस क्या हो राइज, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तब उनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है इंक्रीज हो सकता है। थस दे सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, यानी कि सप्लाई वो कब बढ़ाएगा, सप्लाई कब वो ज़्यादा करेगा कि जब प्राइस क्या होगी ज़्यादा। तो हमें याद रखना है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तब सप्लाई भी हमारा क्या हो सकता है बढ़ सकता है, एंड जब प्राइस समझो कि डिक्रीज होगी तो हमारा सप्लाई भी हो या डिक्रीज हो सकता है। दैट इज़ द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हम समझने की ट्राई करेंगे चेंजिंग इन सप्लाई। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पहले याद रखना है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी क्यों इंक्रीज होता था, तो हमें इतना याद रखना है कि जो भी सेलर्स है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा सप्लाई करते हैं। सेकेंड दैट इज़ द व्हेन प्राइस राइजेज, यानी कि अगर समझो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं कि वो नॉट विलिंग टू सेल देयर स्टॉक एट अ लोअर प्राइस, यानी कि जब प्राइस कम है, हम बोल सकते हैं कि लोअर लेवल पे प्राइस है, तो उसी टाइम ज़्यादातर कोई सेलर हो गए नॉट विलिंग टू सेल, यानी कि अपने पास जो भी स्टॉक है उनको स्टॉक को सेल करेंगे नहीं। लेकिन जब प्राइस क्या होगी व्हेन प्राइस राइज, जब प्राइस राइजिंग होगी तब वो लोग क्या करेंगे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट सेलिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वो लोग सेलिंग स्टार्ट करें, उनका मीनिंग क्या होगा कि सप्लाई क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दो रीज़न थे अलग अलग, या तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, की आपको याद रखना कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो जो सप्लाई है वो भी क्या हो सकता है इंक्रीज हो सकता है, एंड वाइज एवर्स, यानी कि सब इफ प्राइस डिक्रीज देन सप्लाई इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे हमने दोनों जो रीज़न थे वो हमने समझने की ट्राई की। तो मेन हमारा जो यहाँ पे मोटिव होगा वही होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, या तो हमें ज़्यादा पैसे कमाने इसीलिए हम ज़्यादा प्राइस होगी तो हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं, एंड जब प्राइस कम है तो हम कम सप्लाई करेंगे। तो आप पहले पेज नंबर 40 के ऊपर से वो डायग्राम और साथ साथ जो रिलेशनशिप है वो दोनों देख लो, एंड देन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज डिक्रीज। तो पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इन पेज नंबर 40।
Welcome back, friend. The next question, that is a change in supply, on page number 40. The determinants of supply are classified under two major categories, that is the price and factor other than price. तो हमने वो डिटर्मिनेंट्स की हम बात करें तो जो फैक्टर अफेक्टिंग टू सप्लाई वहां पे भी हमने देख लिया था कि प्राइस एंड अदर देन प्राइस. व्हेन अदर फैक्टर्स आर अज्यूम टू रिमेन्स कांस्टेंट एंड प्राइस इज वेरिड यानी कि वेरिएबल, and there is a expansion and contraction of supply, and when price held to be constant and other factor are varied, there is an increase and decrease in supply. तो फ्रेंड हमने जो यहाँ पे आपको फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वही चैप्टर याद करो, चैप्टर नंबर 3, दैट इज द डिमांड, चेंज इन डिमांड. वहाँ पे भी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज था. तो मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि फिर से आप दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे समझ सकते हो, दैट इज द चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई. तो अगर समझो कि जो भी डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के हो या तो डिमांड के हो, दोनों में दो दो ही यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट्स देखे थे. द फर्स्ट वन दैट इज द प्राइस एंड सेकंड वन दैट इज द अदर देन प्राइस. तो वहां पे मैंने भी आपको समझाया था कि प्राइस जो फैक्टर है वो वेरिएबल रहेगा एंड अदर देन प्राइस के जो फैक्टर दैट इज द कांस्टेंट. तो यहाँ पे शायद आप समझ रहे हो कि वी यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि प्राइस में अंदर चेंज हो सकता है प्राइस में, लेकिन अदर देन प्राइस के जो फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, वहाँ पे कोई चेंज नहीं. तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड या तो सप्लाई के अंदर जो इफेक्ट होगी दैट इज द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. मैं इसी लिख रहा हूँ शॉर्ट में. तो आपको याद रखना है कि अगर प्राइस वेरिएबल है, अदर देन प्राइस के जो फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट की वहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा. डिमांड हो या तो सप्लाई, दोनों में एक ही इफेक्ट दैट इज द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन जो रिलेशनशिप है उल्टा है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर प्राइस इंक्रीज तो डिमांड क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, और सप्लाई एक्सपांड हो सकता है. अगर समझो कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई तो जो हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जो डिमांड है वो क्या हो सकती है, एक्सपांड हो सकती है. वो दोनों हमने रिलेशनशिप में देख लिया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप. लेकिन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, तो आपको याद रखना है कि प्राइस में चेंज होगा, अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है. एंड सेकंड थिंग दैट इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो वहां पे भी आपको याद रखना है कि प्राइस एंड अदर देन प्राइस. तो प्राइस की हम बात करें तो फ्रेंड प्राइस जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, एंड अदर देन प्राइस के जो फैक्टर होंगे वो वेरिएबल रहेगी, यानी कि दिस वन आप यहाँ पे देख सकते हो. सॉरी, यहाँ पे प्राइस इज हेल्ड टू बी कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रहेगी सी, एंड अदर फैक्टर वो क्या होंगे, वेरिएबल, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई चेंज होगा. तो जो इफेक्ट होगी डिमांड या तो सप्लाई के ऊपर वो क्या होगी, इंक्रीज या तो डिक्रीज इन सप्लाई या तो इन डिमांड. तो हमें याद रखना है कि इंक्रीज डिक्रीज कब होगी, अदर देन प्राइस के फैक्टर में अगर चेंज होगा तो इंक्रीज डिक्रीज, एंड अगर प्राइस में कोई भी चेंज हो रहा है तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. और सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे समझने की एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. व्हेन अदर फैक्टर्स आर अज्यूम टू बी रिमेन्स कांस्टेंट एंड प्राइस इज वेरिड, यानी कि प्राइस वेरिएबल है और बाकी के जो भी फैक्टर है अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट है, देयर इज अ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. तो क्या होगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है. Other factor may constitute the cost of production, price of factor of production, and number of seller, level of technology and government पॉलिसी. तो अदर फैक्टर में कौन कौन सा फैक्टर है वो हमें याद रखना है कि अदर फैक्टर्स में कंस्टिट्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, जो हमने डिटर्मिनेंट्स के टाइम देख लिए थे, और आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 36 के ऊपर पूरा पॉइंट देख रहे हो कि फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और वहाँ पे फर्स्ट वन प्राइस एंड बाकी के अदर देन प्राइस दैट इज द अदर फैक्टर. और वहाँ पे अलग अलग फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है या तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, और अदर फैक्टर लास्ट में दिए हो. तो ये सब फैक्टर किस में आते हैं, अदर फैक्टर के अंदर कंस्टिट्यूट हो रहे हैं. तो फिर से मैं आपको एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस वेरिएबल होगी एंड अदर फैक्टर जो होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. और यहाँ पे आप एक ग्राफ या तो डायग्राम भी देख सकते हो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का, कि जहाँ पे प्राइस देख सकते हो 50 मिनिमम है और मैक्सिमम इंक्रीज होकर हो रही है 90 रुपीज़, एंड सप्लाई जो है वो 200 से हो रहे हैं 1000 kg. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदर फैक्टर क्या हो गया, रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा हमें अज्यूम करना है, लेकिन प्राइस में चेंज हो रहा है.
तो आप देख रहे हो कि जब प्राइस यहाँ पे 50 है तब 200 की सप्लाई 60, 70, 80 एंड 90 तक हो रही है, और उसी तरह यहाँ पे हमारी जो सप्लाई वो भी क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम पहले एक बेस ले लेते हैं, 70 रुपीज़ प्राइस एंड 600 सप्लाई है। तो 600 जब सप्लाई है और 70 रुपीज़ प्राइस, तो यहाँ पे एक ए पॉइंट आप देख रहे हो ऑन सप्लाई कर्व, दैट इज द एसएस, और पॉइंट है यहाँ पे ए। और जब समझो कि हमारी जो प्राइस है एप्पल्स की, और प्राइस अब हो रही है डिक्रीज होकर 50 रुपीज़, तो जो हमारा सप्लाई एप्पल्स का है वो भी 400 से 200 केजी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब 50 रुपीज़ की हम बात करते हैं, दैट इज द बी पॉइंट, और यहाँ पे 200 की जो सप्लाई है, तो जो सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। यानी कि ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि टेक्निकल हमारा जो वर्ड है दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन, बाकी डिक्रीज ही होती है, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज़ करना है व्हेन द प्राइस इफेक्ट ऑन सप्लाई। एंड अगर समझो कि जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ से इंक्रीज होकर हो रही है 90, और उसी टाइम जो सप्लाई वो 600 केजी से 1000 केजी हो रही है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट इज द एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हमने आपको दोनों, और यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है सप्लाई कर्व का पॉजिटिव, या तो हम बोल सकते हैं कि अपवर्ड आएगा स्लोप। और जो यहाँ पे आपके बुक्स के अंदर ही एक डायग्राम के नीचे, जो ग्राफ के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हम समझने की ट्राई करेंगे। जो मैंने आपको पहले समझा दिया वही लिखा है, तो आप अपने बुक्स के अंदर ध्यान देना। और सामने डिस्प्ले अंदर पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, वहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा। इन अबो डायग्राम प्राइस ऑफ एप्पल्स रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस, एक्स एक्सिस के ऊपर सप्लाई। सपोज द इनिशियल प्राइस इज 70, देन द इनिशियल सप्लाई इज 2 kg, यानी कि 70 और 200 kg इनिशियल की हम बात करें, तो इनिशियल सप्लाई यहाँ पे 200। तो आपको पहले तो यहाँ पे जो फॉल्ट है दैट इज द 70 रुपीज़ जब प्राइस है तब 600 kg का सप्लाई है, यहाँ पे करेक्शन कर देना फ्रेंड, 600 kg, 200 नहीं आएगा। विच इज सीन एट द पॉइंट ए, यानी कि वो आप पॉइंट ए के ऊपर देख सकते हो। एंड व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹80, प्राइस अब यहाँ पे क्या हो रही है, 70 to 80 हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सप्लाई एक्सटेंड टू 800 kg, तो उसके साथ सप्लाई भी क्या होगा, एक्सपांड होगा। एंड व्हेन प्राइस राइजेस टिल फर्दर टू ₹90, द सप्लाई एक्सटेंड टू 1000 kg and at a C point and so on. The movement from point A to C on supply curve SS is called the expansion of supply. And now from the initial point A, if price falls rupees 60, 70 to 60, supply contracts to 400 kg. And if the price falls further rupees 50 and the supply contracts to 200 kg at seen at the point B on the supply curve, then the movement from point A to C on the same supply curve SS is called the contraction of supply. तो आप देख रहे हो कि एक्सपांशन जब हो रहा है तो राइट साइड मूवमेंट में जा रहा है, एंड जब कॉन्ट्रैक्शन है वो लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई, और साथ साथ मैंने आपको और भी एक एग्जांपल दिया था दैट इज़ अ डिमांड का, कि डिमांड में भी ऐसा ही कुछ सेम ही था कि अगर समझो कि प्राइस इफेक्ट कर रही है, बाकी के फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, तो सप्लाई एंड डिमांड दोनों के अंदर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। एंड अदर फैक्टर अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। और आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 41 में बाद में देख सकते हो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और आज का लेक्चर हम इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई एंड देन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि जो हमने डिमांड में भी एक्सेप्शन देखे थे, तो आप डिमांड के एक्सेप्शन भी रीड कर लेना। क्योंकि जो भी यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं होगा, कुछ उल्टा ही सिचुएशन हो रही होगी, तभी वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो गए। तो बाकी के जो रिमेन्स क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एंड बाय बाय, टेक केयर।